Listen to this audiobook, The Rise of the Celestial Emperor and His Seven Brides, only on the AS Novel Boy YouTube channel. Let's continue. दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें शामिल सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखते। यह कहानी किसी भी व्यक्ति, भावना या विश्वास का अपमान नहीं करती। अगर आप हमारे यूके नोवेल बॉय 2.0 चैनल पर नए हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जोश और दयानंद, मुझे कितनी बार तुम दोनों से कहना पड़ेगा कि बहस करना बंद करो, इसमें कोई मतलब नहीं है। यह सुनकर दोनों कैप्टन स्तब्ध रह गए। दोनों चुपचाप अपने मालिक को घूरते रहे। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद दयानंद ने जल्दी से अपना धनुष अपने स्टोरेज रिंग के अंदर रख दिया। जोश ने दयानंद का पीछा किया और अपनी महान तलवार को टेंट में रख दिया। दोनों ने ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। महाराज, आप यहां क्या कर रहे हैं? दयानंद ने विषय बदल दिया। अंदर ही अंदर उसे सम्राट के सामने इस तरह का व्यवहार करने पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मुदित ने कैशा साम्राज्य की सेना को हराने के लिए सोलर तोप का इस्तेमाल किया। मैं यहां मदद करने और इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए आया हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई है। दयानंद ने सहमति में अपना सिर हिलाया और कहा, दुश्मन ने आगे बढ़ना बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि दुश्मन सतर्क हो गया है और उसने युद्ध में बेतहाशा आगे न बढ़ने का फैसला किया है। यह बहुत संभव है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम यहां दुश्मन का इंतजार करेंगे। महाराज, आपका मतलब यह नहीं हो सकता? जोश अपनी बात पूरी भी नहीं कर सका। हां, अपने आप को तैयार करो। हम इको नेक्सस साम्राज्य की सेना पर हमला करने जा रहे हैं। दयानंद और जोश ने मुस्कुराने से पहले एक दूसरे को देखा। वासु के साथ इस दुनिया में उन्हें कौन रोक सकता है? इस दुनिया में कौन उनके राजा को हरा सकता है? ड्रैगन सम्राट के साथ उन्हें डरने की कोई बात नहीं थी। दृश्य परिवर्तन दूसरी ओर इको नेक्सस साम्राज्य के सैनिकों ने टेंट लगा रखे थे और आराम कर रहे थे। यह स्पष्ट था कि वे इको डोमिनियन साम्राज्य के अंदर कदम नहीं रखने वाले थे और युद्ध शुरू नहीं करने वाले थे। 10 लाख सैनिकों की सेना कई तरह की गतिविधियां कर रही थी। कुछ सैनिक इस अवसर का उपयोग सोने और अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए कर रहे थे। कुछ सैनिक ताश के खेल खेलने में व्यस्त थे। उनमें से कुछ अपने साथ लाए गए गेहूं और मांस को पकाने के प्रभारी थे। कुछ हजार सैनिकों को लगातार आसपास की जगहों पर नजर रखने और सीमाओं पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई थी। अगर दुश्मन आगे बढ़ता तो स्काउट जल्द से जल्द रिपोर्ट कर पाते। अंधेरे जंगल में इको नेक्सस साम्राज्य के सैनिकों ने कई कैंप फायर लगाए थे। कैंप फायर की रोशनी कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थी। जंगल के इस हिस्से में कोई पेड़ नहीं था। जिस जगह पर वे रुके थे वह इको डोमिनियन साम्राज्य से बहने वाली एक छोटी नदी के पास एक खुली जगह थी। पानी के करीब होने के कारण सैनिकों को नहाने, पीने के पानी तक पहुंचने और अपने कपड़े धोने की सुविधा मिली। बहुत से सैनिक कैंप फायर के इर्द गिर्द बैठे हुए थे और सुस्ती से बैठे थे। वे आपस में बातें कर रहे थे, एक दूसरे को अपनी जिंदगी की कहानियां सुना रहे थे और हंस रहे थे। उनमें से कुछ ने तो 100 या 1000 सैनिकों के समूह भी बनाए थे। हर समूह में एक व्यक्ति था जो या तो दूसरों को कहानियां और अफवाहें सुना रहा था
या फिर चुटकुलों के जरिए उन्हें हंसा रहा था। कुल मिलाकर माहौल बहुत खुशनुमा था। कोई भी आने वाले युद्ध के मैदान को लेकर चिंतित नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इको नेक्सस के सैनिकों को कोई दबाव महसूस ही नहीं हो रहा था। छोटी नदी से करीब 10 मीटर की दूरी पर सैकड़ों बड़े बड़े बर्तन जल रहे थे। 10 लाख सैनिकों के लिए खाना पकाना कोई छोटी बात नहीं है। 20,000 से ज्यादा सैनिक खाना बनाने में लगे थे। कुछ हजार सैनिक लगातार बर्तन हिला रहे थे। बाकी लोग या तो सब्जियां काट रहे थे या दूसरे छोटे मोटे काम कर रहे थे। संक्षेप में कहें तो कोई भी बस यूं ही खड़ा होकर समय बर्बाद नहीं कर रहा था। बेशक इको नेक्सस साम्राज्य की सेना के कमांडर और वाइस कमांडर इस तरह के बुनियादी स्तर के भोजन को नहीं खाएंगे। कमांडर ने अपने साथ एक पेशेवर शेफ को लाया था, जबकि सैनिक मांस का सूप और रोटी खाने जा रहे थे। कमांडर और वाइस कमांडर शेफ द्वारा ताजा बनाया गया शानदार भोजन खाने जा रहे थे। यह एक ऐसी विलासिता थी जिसका आनंद केवल सेना के शीर्ष स्तर के लोग ही ले सकते थे। मांस के सूप की तेज स्वादिष्ट गंध हवा में फैल गई। सैनिकों ने इस सुगंध को सूंघा और अचानक उन्हें बहुत भूख लगने लगी। उनके लिए इस तरह का भोजन भी बहुत उच्च मानक का था। आखिरकार इस दुनिया में हर किसी को हर दिन मांस खाने का सौभाग्य नहीं मिलता। चूंकि सब्जियां सस्ती और आसानी से मिल जाती थीं, इसलिए वे सब्जियां ही खाते थे। हालांकि मध्यम वर्ग के परिवारों से आने वाले सैनिकों के लिए कुछ अपवाद थे। मैं रात के खाने का इंतजार नहीं कर सकता। यह बहुत स्वादिष्ट होने वाला है। क्या तुम्हें खाने के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा? तुम सब इस युद्ध और हमारी आगामी लड़ाई के बारे में चिंतित क्यों नहीं हो? दोनों पक्षों के बीच लड़ाई होने में बस समय की ही बात थी। अगर दुश्मन इको नेक्सस एम्पायर में आगे बढ़ता है तो लड़ाई बहुत पहले हो जाएगी। उनके विचार में आराम करने के बजाय वे अपने पहरेदारों पर रहेंगे और युद्ध के लिए अपने हथियारों को तेज करेंगे। 10 लाख लोगों में से कई ऐसे थे जो इस तरह सोचते थे। कमांडर के अधीन काम कर चुके एक कैप्टन स्तर के सैनिक ने जवाब देने और उनकी शंकाओं को दूर करने का निर्णय लिया। हम कोई लापरवाही नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम पूरी तरह से निश्चित नहीं हैं कि दुश्मन कब हमला करने वाला है। बिना आराम किए पूरी रात दुश्मन का इंतजार करने के बजाय कमांडर चाहता है कि हम ठीक से आराम करें और अपनी सहन शक्ति बनाए रखें। हमारे स्काउट्स वाकई बहुत मेहनती हैं। अगर कुछ हुआ तो हमें सूचित कर दिया जाएगा। यह सुनकर सभी सैनिकों ने सिर हिलाया। कप्तान, क्या आपको डर नहीं लग रहा? मैंने सुना है कि स्थारिन साम्राज्य ने अपनी सेना खरीद ली है। इसका मतलब है कि अब हमें सिर्फ एक साम्राज्य की सेना का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमें क्यों डरना चाहिए? क्या आप भूल गए कि हमारा कमांडर कौन है? उसके यहां होने पर हम यह लड़ाई कैसे हार सकते हैं? उनके आत्मविश्वास का स्रोत उनका कमांडर था, जो इकोनेक्सस साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली पीक 5वें क्रम का साधक था। जब सभी अपने कामों में व्यस्त थे, तभी एक तेज आवाज उनके कानों में पड़ी। सबका खाना तैयार है। यह सुनकर बहुत से सैनिक खुशी से झूम उठे। उनमें से कुछ तो खाने की स्वादिष्ट खुशबू से लार टपकाने लगे और खुद को रोक नहीं पाए। खाने की तैयारी करते समय अचानक एक चमकदार सुनहरी किरण ने पूरे जंगल को रोशन कर दिया। तंबू के आसपास का इलाका चमकीला हो गया था। सभी को एहसास हुआ कि रोशनी और भी तेज हो रही है। इससे पहले कि हर कोई यह समझ पाता कि क्या हो रहा है, वे एक विशाल सुनहरी किरण को
अपनी दिशा में आते देखकर भयभीत हो गए। जैसे ही प्रकाश की सुनहरी किरण उन्हें निगलने वाली थी, एक आदमी किरण के सामने आ गया और हमले को उनके जीवन को समाप्त करने से रोक दिया। पूरे शिविर के चारों ओर एक विशाल गुंबद जैसा अवरोध बनना शुरू हो गया। अपने शरीर का उपयोग करके उसने प्रकाश की किरण को आगे बढ़ने से रोक दिया। बूम! एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। हवा में एक विशाल मशरूम बादल उठा। विस्फोट की आवाज दोनों साम्राज्यों के निकटवर्ती शहरों के कानों तक पहुंची और नागरिक युद्ध की गर्मी को महसूस करने में सक्षम थे। विस्फोट ने पूरे शिविर को हिला दिया था। अगर उस व्यक्ति ने शिविर के चारों ओर गुंबद जैसी बाधा नहीं बनाई होती, तो शॉक वेव ने कुछ ही सेकंड में पूरे शिविर को मिटा दिया होता। शॉक वेव ने कुछ किलोमीटर की सीमा के भीतर सब कुछ साफ कर दिया था। ऊंचे पेड़, घास और जादुई जानवर, सब कुछ गायब हो गया था। पीछे एक बड़ी जगह छोड़ दी। हालांकि विस्फोट ने उस व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और न ही भयानक शॉक वेव ने। उसने अपने शरीर को किसी कवच से सुरक्षित नहीं किया। उसने खुद को किसी कलाकृति से सुरक्षित नहीं किया। न ही उसने अपने शरीर को ढालने के लिए किसी मन का इस्तेमाल किया। उसने विस्फोट को झेला और पूरी तरह से ठीक रहा। उसके शरीर पर जलने का एक भी निशान नहीं था। दुश्मन ने हमला कर दिया है। सभी लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। दुर्भाग्य से जो सैनिक आराम कर रहे थे और खाने के लिए उत्साहित थे, उनकी इच्छाएं अधूरी रह गईं। दुश्मन यहां था और उन्हें लड़ना था। सभी सैनिकों ने अपने हथियार निकाल लिए और कवच पहन लिया। धनुर्धारी अपने धनुषों में तीर भरकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। पैदल सैनिक जादुई तोपों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गए। शूरवीर भी अपनी जादुई सवारी पर सवार होकर तैयार हो गए। जैसे ही सब कुछ शांत हो गया, गुंबदनुमा ढाल गायब होने लगी। वासु, जो लगभग 3 किलोमीटर दूर था, ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, क्योंकि उसने एक छाया आकृति को सोलर तोप के हमले को इको नेक्सस साम्राज्य की सेना को नष्ट करने से रोकते हुए देखा। वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है। वह इसे महसूस कर सकता है। यह आदमी विक्टोरिया या किसी भी अन्य पीक 5वें क्रम के साधक से कहीं अधिक शक्तिशाली था, जिससे वासु इस युद्ध की शुरुआत से मिला है। वासु को संदेह था कि उग्रसेन साम्राज्य और इको डोमिनियन साम्राज्य में कोई भी उसे हराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होगा। वह अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसके पास उसे हराने का कुछ मौका था। उसकी मौजूदगी को भांपकर वासु खुद को खुशकिस्मत मान रहा था कि इको नेक्सस एम्पायर की सेना ने हमला नहीं किया। अगर लड़ाई शुरू हो जाती तो वह आदमी अकेले ही उनकी सारी सेना को खत्म कर देता। वासु के स्थान से कई किलोमीटर दूर कमांडर दयानंद और वाइस कमांडर जोश के नेतृत्व वाली सेना अभी भी इको डोमिनियन साम्राज्य के क्षेत्र में थी। उन्होंने अभी भी सीमा पार नहीं की थी। वासु सोलर तोपों का उपयोग करके दुश्मन सैनिकों को आश्चर्यचकित करने के लिए आगे आया। जैसे ही विशाल विस्फोटक ने रात के आसमान को रोशन किया, सभी सैनिकों ने हिलना बंद कर दिया और एक पल के लिए आसमान को घूरने लगे। विस्फोट को देखकर सैनिकों को विस्फोट के दायरे का अंदाजा हो गया और वे डर के मारे चुप हो गए। सदमे से उनके मुंह खुले हुए थे। दयानंद और जोश भी बहुत प्रभावित दिखे। वे घूरना बंद नहीं कर सके। हालांकि वासु ने उन्हें सोलर तोप के बारे में बताया था, लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि तोप वास्तव में कितनी शक्तिशाली थी। चलो जल्दी करो। विस्फोट को देखकर जोश को इको नेक्सस साम्राज्य के सैनिकों को लड़ते हुए देखने के विचार से उत्साह महसूस हुआ।
दृश्य परिवर्तन। इस बीच वासु ने सोलर तोप को अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया। धीरे धीरे सन्नाटा छाने लगा। वासु, जो एक चट्टानी पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, दुश्मन कमांडर का सामना करने के लिए इंतजार कर रहा था। तुम्हारा हमला पर्याप्त नहीं था। जैसे जैसे वह पास आया, चांद की रोशनी आखिरकार उसके शरीर पर पड़ी। वासु को उसकी शक्ल सूरत का अंदाजा लग गया और वह जान गया कि वह कैसा दिख रहा है। वह आदमी अपने दोनों हाथ छाती पर बांधे हवा में खड़ा था। आप आर्टुरो ट्रेविस हैं और तुम जरूर स्तारिन सम्राट हो वासु। दोनों पुरुषों ने एक दूसरे के बारे में सुना है। महाद्वीप में उनके बारे में कई मिथक और कहानियां प्रचलित थीं। उनके बारे में जानकारी जुटाना मुश्किल था। आर्टुरो और वासु ने अपने दुश्मनों के साथ जो किया है वह बहुत व्यापक रूप से जाना जाता है। वासु के हर युद्ध में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने का एकमात्र कारण एक आदमी था। उसकी वजह से वह अकेले इकोनेक्सस साम्राज्य पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में वासु का मानना था कि उसमें उसे हराने की ताकत और शक्ति है। वासु इस आदमी से सावधान था। शीर्ष 5वें क्रम के रैंक में भी यह आदमी पूरी तरह से अलग लीग में था। एक सामान्य शिखर 5वें क्रम और आर्टुरो जैसे किसी व्यक्ति के बीच शक्ति का अंतर बहुत भ्रम पैदा करता है। चूंकि 6 महाद्वीपों के साधक शिखर 5वें क्रम के दायरे से आगे नहीं जा सकते जब तक कि वे मुख्य महाद्वीप में न जाएं। समय के साथ शिखर 5वें क्रम के साधकों की शक्ति परिभाषा शिखर 5वें क्रम की साधना श्रेणी के भीतर मिट गई है। शीर्ष 5वें क्रम के साधक के पास कितनी शक्ति होगी यह वंश, वर्ग और कौशल पर निर्भर करता है। ऐसे अतिरिक्त कारक भी हैं जो शीर्ष 5वें क्रम की शक्ति को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि दुर्लभ कलाकृतियों या 5 सितारा गोलियों या 5 सितारा कवच या हथियार का होना। इन सभी कारकों को एक साथ जोड़ने पर शीर्ष 5वें क्रम के साधकों की शक्ति एक दूसरे से बहुत अलग होती है। अलेक्जेंडर जैसे शीर्ष 5वें क्रम के जादूगर साधक मंत्र और जादू प्रकार के हमलों का उपयोग करने में अच्छे हैं, लेकिन उनके शारीरिक आंकड़े उतने अच्छे नहीं हैं। यहां तक कि ग्रीनवुड जैसा कोई व्यक्ति जो एक अद्वितीय वर्ग के साथ एक शुरुआती 5वें क्रम का ड्रैगन है, वह युद्ध में अलेक्जेंडर को हरा सकता है। और आर्टुरो जैसे कुछ व्यक्ति भी हैं जो अपनी साधना को शिखर 5वें क्रम तक सीमित रखने के बावजूद अपनी शक्तियों को उच्च स्तर तक बढ़ाने में सक्षम हैं। आर्टुरो और वासु जैसे साधक अपने विशाल आंकड़ों के कारण शुरुआती 6ठे क्रम के साधकों को भी आसानी से हरा सकते हैं। जहां वासु मजबूत विरोधियों को हराने के लिए एक साथ कई कौशल का उपयोग करने में सक्षम था, वहीं आर्टुरो ने अपने शरीर को शिखर 5वें क्रम की चरम सीमा तक पहुंचने के लिए प्रशिक्षित किया, जो हर किसी के लिए बहुत अलग है। उसने अपने शरीर को इतना मजबूत बना लिया था कि वह सोलर कैनन के पूरे वार को झेलने में सक्षम था। उसके शरीर पर जलने का एक छोटा सा निशान भी नहीं आया। उसने पूरे विस्फोट की शक्ति को झेल लिया और वह पूरी तरह से ठीक लग रहा था। आर्टुरो इकोनेक्सस साम्राज्य के पास सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली हथियार है। अगर मैं उसे मारने में कामयाब हो जाता हूं, तो यह इकोनेक्सस साम्राज्य की कुल सैन्य शक्ति का 50% खोने जैसा होगा। अफवाह है कि सम्राट को आर्टुरो बहुत पसंद है। वह सम्राट के प्रति बहुत वफादार है और सम्राट जो भी आदेश देगा वह करेगा। अतीत में रजत ने अपनी सभी बाधाओं को दूर करने के लिए
आर्टुरो की शक्तियों का उपयोग किया था। कोई भी इस राक्षस को रोकने में सक्षम नहीं था। उनके अपराजित रिकॉर्ड ने उन्हें द अनबीटेन बारबेरिक किंग का उपनाम दिया है। यह नाम रजत ने व्यक्तिगत रूप से आर्टुरो को दिया था जब उन्होंने रजत को ओबी द्वीपों पर कब्जा करने में मदद की थी, जो पहले एक बाहरी साम्राज्य द्वारा शासित थे। ओबी द्वीप संसाधनों से भरे हुए थे और इकोनेक्सस साम्राज्य के लिए एक रणनीतिक स्थान था। ओबी द्वीपों के नियंत्रण के बिना इकोनेक्सस साम्राज्य इतना मजबूत नहीं हो पाता। जैसे जैसे इकोनेक्सस साम्राज्य बढ़ता गया, रजत ने अपने सभी संभावित खतरों को खत्म करना सुनिश्चित किया। उसने हर उस साम्राज्य को खत्म कर दिया जो उसके शासन को संभावित रूप से खतरे में डाल सकता था। इको डोमिनियन साम्राज्य अपनी असाधारण ताकत के कारण बच गया, लेकिन दुर्भाग्य से समय के साथ साम्राज्य अपनी पूर्व महिमा और ताकत खोता जा रहा है। जब डैक्स्टन ने सत्ता संभाली तो साम्राज्य पहले ही बहुत ताकत खो चुका था और उनका प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत हो गया था। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अफवाहों के अनुसार आर्टुरो के पास एक बहुत ही दुर्लभ पौराणिक वर्ग है। उसका पौराणिक वर्ग उसे हर गुजरती लड़ाई के साथ बहुत मजबूत बनाता है। अल्फा राजा क्लास। अल्फा किंग विवरण। अल्फा किंग वह व्यक्ति है जो दूसरों से श्रेष्ठ पैदा होता है। अल्फा किंग वर्ग वाला साधक अत्यंत शक्तिशाली बन सकता है। अल्फा टॉलर किंग एक बहुत ही खास वर्ग है जो योद्धा पद साधना और जादूगर पद साधना दोनों को एक में एकीकृत करता है। जैसे जैसे कल्टीवेटर अपनी साधना में आगे बढ़ता है, उसके आंकड़े बढ़ते रहते हैं। अल्फा किंग वर्ग होने से साधक को विशेष प्रतिभाएं प्राप्त होती हैं। कार्य। तेज सीखने वाला। हर लड़ाई के साथ अल्फा किंग क्लास धारक मजबूत होते जा रहे हैं। अल्फा किंग क्लास धारक जितना ज्यादा लड़ता है, उसे उतना ही ज्यादा अनुभव मिलता है। वह जितनी तेजी से नई तकनीकों को अपना सकता है और सीख सकता है। आशीर्वाद। अल्फा किंग वर्ग का धारक होने के नाते साधक अपने अधीनस्थों और अपने आसपास के लोगों को आशीर्वाद दे सकता है। आशीर्वाद मिलने पर शक्ति और मान रिजर्व 10% बढ़ जाता है। अल्फा किंग वर्ग धारक कितने लोगों को आशीर्वाद दे सकता है, यह साधक की साधना रैंक पर निर्भर करता है। एक शीर्ष 5वें क्रम का साधक 10,000 सैनिकों या अधीनस्थों या साथियों को आशीर्वाद दे सकता है। राजा का दृढ़ संकल्प। अल्फा किंग वर्ग धारक मरने के कगार पर है। पर्याप्त दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के साथ राजा का दृढ़ संकल्प सक्रिय किया जा सकता है। एक बार यह सक्रिय हो जाने पर कल्टीवेटर के आंकड़े शेष स्वास्थ्य के बदले में 3 सेकंड के लिए अस्थायी रूप से 200% तक बढ़ जाएंगे। आर्टुरो के शरीर में एक विशेष रक्त रेखा भी है। उसकी रक्त रेखा उसे और भी अधिक शक्तिशाली और खतरनाक बनाती है। ब्लड लाइन। एमेथिस्ट बेरसेकर। ब्लड लाइन एमेथिस्ट बेरसेकर। विवरण। एमेथिस्ट बर्स्कर एक श्रेष्ठ रक्त रेखा है जो लायन बीस्टमैन रक्त रेखा और ओर्क रक्त रेखा से बनती है। एमेथिस्ट बर्स्कर एक उत्परिवर्तनीय रक्त रेखा है जो केवल बहुत ही दुर्लभ और असाधारण मामलों में होती है। एमेथिस्ट बर्सरकर का धारक अत्यंत शक्तिशाली पैदा होता है। उत्परिवर्तन के कारण लायन बीस्टमैन और ऑर्क की विशेषताएं और कुछ गुण नष्ट हो जाते हैं। इसकी भरपाई के लिए एमेथिस्ट बर्सरकर अलौकिक शक्ति के साथ पैदा हुआ है जो ड्रैगन को भी टक्कर दे सकता है।
एमेथिस्ट बरसरकर बहुत उच्च मन क्षमता के साथ पैदा हुआ है। आर्टुरो की लंबाई 5 फीट 5 इंच है, जो कि आधे शेर जानवर और आधे ऑर्क के लिए बहुत ही असामान्य है। आर्टुरो की त्वचा गहरे हरे रंग की है। उसका शरीर बहुत मांसल था। उसके बाल बहुत छोटे भूरे रंग के थे और उसके सिर के किनारे पूरी तरह से कटे हुए थे। उसकी भूरी दाढ़ी उसके एडम के सेब तक पहुंचती थी। उसके दाहिने हाथ में एक लंबा काला भाला और बाएं हाथ में एक काली तलवार थी। एक ही बाईं आंख पर एक सीधा निशान था। उसकी दाहिनी पुतली गहरे नीलम रंग की थी। उसकी भुजाओं पर कई निशान और घाव थे। उसने अपने ऊपरी शरीर की रक्षा के लिए चमड़े की बनियान और एक साधारण काली लंबी पैंट पहनी थी। उसने कोई कवच नहीं पहना था, लेकिन उसने गॉन्टलेट पहने थे। दोनों गॉन्टलेट काले रंग के थे। उन गॉन्टलेट को देखकर वासु बता सकता है कि वे आग प्रतिरोधी थे। इसका मतलब है कि सामान्य आग प्रकार के हमले उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। उसने अपनी गर्दन पर बैंगनी रंग का पेंडेंट पहना था और उसकी दाहिनी कलाई पर एक ब्रेसलेट था। वासु बता सकता है कि दोनों आइटम शक्तिशाली 4 स्टार कलाकृतियां थीं। चलो लड़ते हैं। आर्टुरो वासु के रूप में शक्तिशाली लड़ाई के लिए बहुत उत्साहित था। अगर वासु के बारे में उसने जो भी अफवाहें सुनी हैं, अगर इस आदमी के बारे में उसे जो कुछ भी बताया गया है वह सच है, तो इस आदमी में उसे मारने की क्षमता थी। और यह बात ही आर्टुरो को बहुत उत्साहित कर रही थी। अपराजित बर्बर राजा दिव्य ड्रैगन को मारना चाहता था। चलो लड़ते हैं, वासु ने जवाब दिया और अपनी सभी निष्क्रिय कौशल सक्रिय कर दिए। तूफान उड़ान, बिजली कवच, क्रिम्सन, लाइटनिंग डैश, नील, आपने इन्फर्नो ओवरड्राइव सक्रिय कर दिया है। आप एक बेरसर्क अवस्था में प्रवेश कर चुके हैं। मन को छोड़कर आपके सभी आंकड़े 70% तक बढ़ गए हैं। नील, आपने स्टॉर्म फ्लाइट को सक्रिय कर दिया है। तूफान के कारण स्टॉर्म फ्लाइट से मिलने वाली चपलता दोगुनी हो गई है। आपने 200 से अधिक चपलता अंक प्राप्त कर लिए हैं। नील, आपने लाइटनिंग आर्मर सक्रिय कर लिया है। आपकी रक्षा बढ़ गई है। आपने 100 से अधिक ताकत प्राप्त कर ली है। नील, आपने क्रिम्सन लाइटनिंग डैश सक्रिय कर दिया है। प्रति सेकंड 20 से अधिक मैना का उपभोग करके आपने 200 से अधिक चपलता अंक प्राप्त किए हैं। ड्रैगन रूपांतरण। नील, चूंकि तुम ड्रैगन रूप में परिवर्तित हो गए हो, इसलिए मन को छोड़कर तुम्हारे सभी आंकड़े दोगुने हो गए हैं। नील, आपकी मैना रिकवरी गति 60% बढ़ गई है। नील, आपके आधार आंकड़ों में 500 प्लस अतिरिक्त चपलता जोड़ दी गई है। झनकार, दूर से लोगों को 2 किरणें एक दूसरे की दिशा में जाती दिखीं। एक लाल किरण थी और एक नीली किरण। दोनों किरणें इतनी तेज गति से चल रही थीं कि कल्पना से परे थीं। कुछ ही सेकंड में वे 1000 मीटर की दूरी तय कर गईं। अपनी आंखों के सामने उन्होंने 2 विचित्र प्रकाश किरणों के टकराने का अविश्वसनीय दृश्य देखा। बूम! दरार! उनकी टक्कर के परिणाम स्वरूप एक भयंकर शॉक वेव फैल गई। शॉक वेव इतनी शक्तिशाली थी कि आसपास का वातावरण नष्ट हो गया। घने और ऊंचे पेड़ खड़े नहीं रह सके। शॉक वेव के दायरे में आने वाली हर चीज उड़ गई। जमीन भी फट गई थी और एक बड़ा गड्ढा बन गया था। लेकिन प्रकाश की 2 किरणें यहीं नहीं रुकीं। दोनों साम्राज्यों के सीमावर्ती शहरों से ऊंचे इलाकों में रहने वाले लोग इस अजीब नजारे को देख पा रहे थे। प्रकाश की किरणें बार बार टकरा रही थीं, मानो एक दूसरे को नष्ट करने की कोशिश कर रही हों।
लोगों को नहीं पता था कि दोनों की लड़ाई की वजह से जमीन को कितना बड़ा नुकसान हो रहा था। लोगों के लिए यह बहुत ही अजीब दृश्य था। ऐसा रोज नहीं होता कि वे दो किरणों को आपस में टकराते हुए देखें, लेकिन भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो यह अनुमान लगा सकते थे कि क्या हो रहा है। लोग कभी नहीं सोचेंगे कि ये दो प्रकाश किरणें साधक हैं जो वर्तमान में अपनी सारी शक्ति से लड़ रहे हैं। इकोनेक्सस साम्राज्य के कमांडर और उनके सबसे शक्तिशाली शिखर 5वें क्रम के साधक इस तारिन सम्राट के विरुद्ध थे। अपराजित बर्बर राजा ड्रैगन सम्राट से लड़ रहा था। मम्मी, ये प्रकाश की किरणें क्या हैं? एक छोटी लड़की ने अपनी मां से पूछा। छोटी लड़की और उसकी मां दो प्रकाश किरणों को आपस में टकराते हुए देख रही थीं। प्यारी, ये दो रोशनी की किरणें आपस में लड़ रही देवदूत होंगी। लड़की की मां के पास अपनी बेटी के सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ एक झूठा जवाब दे सकती थी। झनकार, झनकार! प्रकाश की दो किरणें एक बार फिर टकराईं। उनकी टक्कर से एक और बहुत बड़ी शॉक वेव उत्पन्न हुई, जिसने आसपास के क्षेत्र को घेर लिया। यह लड़ाई पेड़ों और सीमाओं पर रहने वाले जादुई जानवरों के आवासों को नष्ट कर रही थी। धमाका! टकराने के बाद प्रकाश की दोनों किरणें दो अलग अलग दिशाओं में चली गईं। दोनों किरणों ने 10 सेकंड तक उड़ने के बाद अपनी दिशा बदल ली। उन 10 सेकंड में वासु और आर्तुरो ने लगभग 3000 मीटर की दूरी तय कर ली थी। 3000 मीटर की दूरी से दोनों ने पलटकर पूरी गति से एक दूसरे पर हमला किया। लोगों ने देखा कि प्रकाश की दो किरणें तेज हो गई थीं। बूम! जैसे ही प्रकाश की दोनों किरणें आपस में टकराईं, धरती और स्वर्ग में एक जोरदार ध्वनि गूंज उठी। इस बार लड़ाई देख रहे लोगों को भी 1 सेकंड के बाद आवाज सुनाई दी। हालांकि आवाज बहुत छोटी थी, क्योंकि रात का समय था और सभी सो रहे थे, लेकिन जो लोग इसे देख रहे थे वे उस छोटी सी आवाज को सुन पाए। इस बीच उनकी टक्कर के 1 सेकंड बाद सभी ने दोनों प्रकाश किरणों को एक साथ ऊपर की ओर जाते देखा। उनकी भीषण टक्कर के बाद आर्टुरो किसी तरह वासु का गला पकड़ने में सफल रहा और फिर उसे हवा में ऊपर ले गया। 10,000 से ज्यादा लोगों की नजरों के सामने रोशनी की दो किरणें ऊपर की ओर उठती रहीं। आखिरकार रोशनी की किरणें सफेद बादलों के पीछे गायब हो गईं। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग लोगों से रोशनी की दो किरणों को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। इस बीच वासु सांस के लिए तड़प रहा था। उसने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो या खुद को छुड़ाने की कोशिश की हो, वह आर्टुरो का बायां हाथ नहीं हिला सका। आह! खून से लथपथ उसके दांत जैसे ही उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसे लगा कि उसकी चेतना धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है। उसे पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। जब उसे लगा कि अब खुद को छुड़ाने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उसे अचानक अपनी काली तलवार याद आ गई। वासु को अपनी भंडारण अंगूठी से काली तलवार निकालते देख आर्तुरो असमंजस में पड़ गया। बड़ा करें! काली तलवार का आकार बढ़ता देख आर्टुरो ने वासु को छोड़ दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए वासु ने आर्टुरो पर बड़ा एडामंटाइट डूम ब्लेड फेंका। आर्टुरो ने हमले को चकमा दिया और वासु के पेट पर मुक्का मारने में सफल रहा। टकराना! मुक्का इतना जोरदार था कि वह आसमान से नीचे गिर गया। आर्टुरो ने वासु को जाने नहीं दिया। आर्टुरो का दृष्टिकोण। आर्टुरो ने आज बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अजेय बर्बर राजा की उपाधि से सम्मानित होने के कारण आर्टुरो हमेशा से ही
ऐसे प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला करना चाहता था जो उसे उसकी सीमा तक धकेल सके, लेकिन उसे कभी भी कोई इतना मजबूत प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला। समय के साथ आर्टुरो ने किसी मजबूत व्यक्ति को खोजने की कोशिश करना छोड़ दिया। उसके पास मुख्य महाद्वीप और ब्रेक थ्रू पीक 5वें क्रम पर जाने और फिर वहां रहने वाले मजबूत साधकों से लड़ने का विकल्प था। आर्टुरो ने वह विकल्प नहीं चुना। भले ही वह मुख्य महाद्वीप पर इस दुनिया के सबसे मजबूत साधकों से लड़ने में सक्षम होने के विचार में बहुत रुचि रखता था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह अभी तक अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंचा है। अपनी साधना के शिखर 5वें क्रम की चरम सीमा पर पहुंचने के बाद भी अपना समय साधना में बिताने के बजाय आर्टुरो अपना सारा समय प्रशिक्षण में बिताता है। वह अपना सारा समय अपने शरीर को प्रशिक्षित करने में बिताता है, अपने शरीर को ही हथियार बना लेता है। आर्टुरो का मानना था कि एक बार जब कोई साधक किसी साधना के शिखर क्रम पर पहुंच जाता है, भले ही वह अगले क्रम में प्रवेश किए बिना साधना नहीं कर सकता, फिर भी साधक लगातार मजबूत होता जा सकता है। उनका मानना था कि हर बार जब कोई साधक किसी नए क्रम पर पहुंचता है, भले ही हर सफलता के बाद साधक की शक्तियां काफी बढ़ जाती हैं, फिर भी साधक अपनी सीमा तक पहुंचने से बहुत दूर होता है। जब भी कोई साधक किसी नए क्रम या रैंक को तोड़ता है, तो उसके साथ साथ उस साधक की अधिकतम क्षमता भी बढ़ जाती है। हालांकि बिना साधना किए किसी कल्टीवेटर के मन रिजर्व को बढ़ाना असंभव था, लेकिन गहन प्रशिक्षण के माध्यम से कल्टीवेटर के अन्य आंकड़ों को सुधारना संभव था, और यही उसने किया। उन सभी वर्षों में उसने एक पागल आदमी की तरह प्रशिक्षण लिया और अंततः इस स्तर तक पहुंच गया। प्रत्येक साधक की अधिकतम क्षमता साधक के वंश, वर्ग, कौशल और पर्यावरण जैसे कारकों पर निर्भर करती है। आप आर्टुरो ट्रेविस हैं। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसके जैसा कोई व्यक्ति मेरे बारे में जानता है, लेकिन फिर दुश्मन के लिए मेरे बारे में जानना सामान्य बात है, क्योंकि मैं उनके लिए सबसे बड़ा खतरा हूं। आर्टुरो ने अपना हैरान चेहरा नहीं दिखाया। और आप निश्चित रूप से स्तारिन सम्राट होंगे वासु, आर्टुरो ने जवाब दिया। मैं अपने शरीर को प्रशिक्षित करने और दुर्लभ पौराणिक वर्ग और अपने रक्तवंश की वजह से इतनी दूर तक आने में सक्षम था। मैं पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका हूं। अगर मैं प्रशिक्षण जारी भी रखूं, तो भी मुझे तब तक कोई सुधार नहीं दिखेगा जब तक कि मैं अगले क्रम को पार न कर लूं। अगर यह युद्ध न होता, तो कुछ ही महीनों में मैं मुख्य महाद्वीप पर चला जाता। लेकिन यह आदमी पहले से ही इतना मजबूत है, जबकि उसे अपनी दिव्य रक्त वंश को जागृत हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं। आर्तुरो को छोटी 5वें क्रम के वासु से लड़ने के विचार से ही डर लगता है। एक बार जब वह छोटी 5वें क्रम पर पहुंच जाएगा, तो वह इस दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा राक्षस होगा। 6 महाद्वीपों में कोई भी उसे हराने में सक्षम नहीं होगा। झनकार, 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 झनकार। आर्टुरो और वासु के बीच लगातार संघर्ष जारी रहा। दोनों ने एक दूसरे की चालों का आदान प्रदान किया और एक दूसरे की ताकत के बारे में जाना। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, आर्टुरो धीरे धीरे रुक गया और पीछे हटने लगा और अपनी हमलावर शक्तियों को बढ़ाने लगा। और आश्चर्य की बात यह है कि वासु उसके साथ तालमेल बिठाने में सक्षम था। ऐसा लगता है कि वह भी अपनी